स्पीच पढ़ेंगे। अलंकार अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वही अब इंग्लिश में हम पढ़ेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में अलंकार कहते हैं। जैसे हिंदी में आपने पढ़ा था कि भूषण बिन विराजे कविता बनिता भित्त, उसी प्रकार से यहाँ भी फिगर्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन बताया गया। A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect। यानी एक अच्छे प्रभाव को डालने, अपनी बात को या लाइन को सरस बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकार का प्रयोग किया जाता है। There are 7 types of figure of speech। 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिली, इसको हिंदी में उपमा कहते हैं। इन अ सिमिली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सच एज वर्ड्स एज लाइक, as, so or as, इस तरह से so as etc। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा था कि उपमा दो वस्तुओं या व्यक्तियों की समानता तुलना को उपमा कहते हैं, वही चीज यहाँ है। इन अ सिमिली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो विभिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों में जो तुलना की जाती है वो सिमिली कहलाता है। वहां भी इंट्रोडक्टरी वर्ड थे, उपमावाचक शब्द हिंदी में, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों का बता रहे हैं आपको, जिससे समझने में इजी हो जाए, आसान रहे। तो हिंदी में भी उपमावाचक शब्द आपने पढ़ा था सा से सरिस सम, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी आप पढ़ रहे हैं। यहाँ भी जो है सिमिली के इंट्रोडक्टरी वर्ड हैं लाइक, एज, सो और एज सो, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। आप, इसका अर्थ हुआ कि जीवन स्वप्न के समान है, यानी जीवन की तुलना स्वप्न से की गई। तो ये जो लाइक वर्ड है ये तुलनात्मक शब्द है, यानी इंट्रोडक्टरी वर्ड है। तो सेंटेंस में पहले हमें यही क्लियर कर लेना, अगर जिस सेंटेंस में लाइक, एज, सो है वो सिमिली है। और दूसरी बात कि हमें ये ध्यान देना है कि एक दूसरे से तुलना की जाएगी, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसकी तुलना की जाएगी। जैसे लाइफ, जीवन की तुलना किससे की गई है? स्वप्न से। नेक्स्ट, राणा प्रताप वाज एज ब्रेव एज अ लायन। राणा प्रताप शेर के जैसे बहादुर थे। एज जो है आपका सिमिली इंट्रोडक्टरी वर्ड है कि राणा प्रताप की तुलना किससे की गई? शेर से की गई। तो ये आपका सिमिली है। इस तरह से सिमिली पहचानने के लिए हमें लाइक, एज, सो वर्ड्स अगर उसमें है तो हाँ वो सिमिली है, दूसरे कंपैरिजन की जाएगी। इसी प्रकार से मेटाफर, मेटाफर को हिंदी में रूपक कहते हैं। इसका डेफिनेशन है इन अ मेटाफर टू थिंग्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन so like or as are not used at all। जैसे ऊपर सिमिली में बताया गया, दोनों सेम कंडीशन है दोनों की, बस सिमिली में क्या है कि उसके इंट्रोडक्टरी वर्ड लाइक, एज, सो रहेंगे। मेटाफर में भी कंपैरिजन की जाएगी, टू ऑब्जेक्ट्स से टू मैन का कंपैरिजन की जाएगी, लेकिन जो कंपैरेटिव वर्ड है, इंट्रोडक्टरी वर्ड उसके हैं लाइक, एज, सो, ये नहीं यूज होंगे, सीधे उसको बता दिया जाएगा। जैसे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम यहाँ सिमिली में बताया गया है, मेटाफर में क्या होगा? लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन स्वप्न है। जीवन स्वप्न के समान नहीं, सीधे जीवन को स्वप्न बता दिया। तो अगर लाइक हटा दिया हमने तो ये हमारा मेटाफर हो जाएगा। ऐसे राणा प्रताप वाज एज ब्रेव एज अ लायन, सीधे मेटाफर में हम क्या करेंगे? राणा प्रताप वाज अ लायन, राणा प्रताप शेर थे। इसमें भी मेटाफर का एग्जांपल नीचे दिया है, देख लीजिए। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस।
जीवन फूलों की सैया नहीं है। अब इसमें अगर हम लाइक लगा देते हैं, लाइफ इज नॉट लाइक अ बेड ऑफ रोजेस। यहाँ लाइक अगर लगा देते हैं तो हमारा सिमिली हो जाएगा, लाइफ इज नॉट लाइक अ बेड ऑफ रोजेस, तो सिमिली हो जाएगा। और ये लाइक नहीं लगा है तो आपका ये मेटाफर है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। नेक्स्ट, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। अब इसमें लाइक लगा देंगे, कैमल इज द लाइक शिप ऑफ द डेजर्ट, तो हो जाएगा आपका सिमिली। नीचे, सरदार पटेल वाज द मैन ऑफ आयरन विल, ये आपका मेटाफर है। थोड़ा हमें ध्यान देना है कि दोनों एक जैसा होता है, बस लाइक ऐसो जिसमें लगा वो सिमिली है, और जिसमें लाइक ऐसो इंट्रोडक्टरी वर्ड नहीं है कंपैरिजन का, तो वो आपका मेटाफर है। नेक्स्ट, पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण कहते हैं, यानी किसी भी लाइफलेस थिंग को पर्सनिफाई करना, लिविंग बनाना, ये पर्सनिफिकेशन कहलाता है। इसका डिफिनेशन है, इन अ पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर abstract ideas are spoken of as having life and intelligence। इन्हीं पर्सनिफिकेशन में निर्जीव वस्तु या ऐसे कोई भावपूर्ण विचार जो उसकी बात जो ऐसे स्पोकन, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है जैसे कि उसके पास अपना जीवन है और बुद्धि है, बुद्धिमत्ता है। निर्जीव वस्तु को ऐसा प्रकट किया जाता है कि वो सजीव है और बुद्धिमान है, बुद्धिमत्ता पूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, विचार है एब्स्ट्रैक्ट, यानी अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। जबकि अनुभव हम नहीं देख पाते हैं, केवल उसको वास्तव में जैसे अनुभव करते हैं उसको अनुभव ही कर सकते हैं, ये देखने वाली, समझने सुनने वाली चीज नहीं है। तो एक्सपीरियंस को यहाँ पर पर्सनिफाई किया गया है। एक्सपीरियंस को क्या किया गया है? पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफाई, यानी किसी भी निर्जीव वस्तु को पर्सनिफाई किया जाए, सजीव बताया जाए। सीधा सा समझने के लिए जान लीजिए, किसी निर्जीव वस्तु को जब उसे सजीव बताया जाए तो वो पर्सनिफिकेशन होगा। नेक्स्ट, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी मींस चिंता, चिंता उनके चेहरे पर बैठी थी। चिंता भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कोई बैठने वाली वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, इसमें जीवन नहीं है, लेकिन इसको यानी एंजाइटी को यहाँ पर पर्सनिफाई किया गया। A lie has no legs। लाइन इज झूठ, कहते ना, बोलते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते, तो यहाँ लाई को पर्सनिफाई किया गया है। ये आपका पर्सनिफिकेशन है। नेक्स्ट फिगर आप इस पे ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन इसमें अपोजिट मीनिंग फुल सेंटेंस सात वर्ड्स होते हैं, ये देख लीजिए। ऑक्सीमोरन इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग, यानी दो शब्द या दो फ्रेज होंगे और दोनों के अपोजिट मीनिंग होंगी, उसे हम ऑक्सीमोरन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, इट इज एन ओपन सीक्रेट, यानी ओपन मीन्स खुला और सीक्रेट मीन्स रहस्य या राज। दोनों ओपन का अपोजिट क्या हुआ? सीक्रेट। तो इस तरह से जब दोनों अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स एक साथ होंगे तो वो ऑक्सीमोरन, इसका हिंदी में इसको विरोधाभास कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? विरोधाभास। तो इसके नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि जो विरोधी भाव का आभास कराए, विरोधाभास का अर्थ हुआ जो विरोधी भाव का आभास कराए, वो विरोधाभास ऑक्सीमोरन है। और आपका एग्जाम्पल ये बता रहा है, इट इज एन ओपन सीक्रेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लाइफ इज बिटर स्वीट। बिटर मीन्स कड़वा और स्वीट मीन्स मीठा, दोनों अपोजिट मीनिंग सामने हैं। तो ऐसी स्थिति में ये
आपका ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, इसको हिंदी में भी आपने पढ़ा है। अतिशयोक्ति माने अतिशय उक्ति, यानी कोई चीज अतिशय बढ़ा चढ़ाकर जो बात बताई जाती है उसको अतिशयोक्ति हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में हाइपरबोल। इन हाइपरबोल अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवरस्टेटमेंट, यानी बढ़ा चढ़ा दबाव बना के बढ़ा चढ़ा कर कहना ही हाइपरबोल होता है। फॉर एग्जांपल, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी युद्ध में खून की नदियां बही। आप बताइए, अतिशयोक्ति आपको बात सुन के ही लग रहा है, तो ऐसे जहां बातें बढ़ा चढ़ा कर बताई जाए वहां हाइपरबोल होता है। सी वेप्ट, वह रोई, उसके रोने से क्या हो गया? ओशियन ऑफ टीयर्स, यानी आंसू के सागर बन गया, आंसू के सागर बन गए, भर गए। इस तरह से हाइपरबोल आपका होगा। एपॉस्ट्रोफी, संबोधन। An apostrophe is a direct address to the dead, to the absent or to a personified object or idea. यानी apostrophe में डायरेक्ट जो है वो डेथ को एड्रेस करता है, संबोधित करता है। किसको किसको संबोधित करता है? डेथ को। टू द absent or to a personified, जो absent है, उपस्थित है, उसको, या फिर किसी निर्जीव को सजीव बता करके, या किसी विचार को सीधे पर्सनिफाई, मतलब ये समझ लो एपॉस्ट्रोफी भी एक प्रकार का पर्सनिफिकेशन ही है। ये किसी निर्जीव को संबोधित करके बताया जाना है इस फिगर्स ऑफ स्पीच में। जैसे फॉर एग्जांपल, ओ रोज हाउ स्वीट यू स्मेल, बड़े इसमें एक्सक्लेमेटरी भाव भी है, यानी आश्चर्य। ओ रोज, रोज को संबोधित करते हुए यहाँ कहा गया है हाउ स्वीट यू स्मेल, कि तुम्हारी महक, तुम्हारी सुगंध कितनी मधुर है, कितनी मधुर सुगंध तुम्हारी है। ओ हॉली नाइट, द स्टार्स आर ब्राइटली शाइनिंग, ओ होली नाइट, यानी एक खूबसूरत रात, रात को संबोधित करते हुए कहा गया ओ खूबसूरत रात, ये तुम्हारी रात में ये तारे किस तरह से सुंदर तरीके से चमक रहे हैं, इसकी उसकी चमक कितनी सुहानी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। इस तरह से एपॉस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच है। ओनोमोटोपोइया, ओनोमोटोपोइया ध्वन्यात्मक, इनके ध्वनि सूचक, जिसमें किसी ध्वनि का बोध हो उसे ओनोमोटोपोइया कहते हैं। इन ओनोमोटोपोइया द साउंड ऑफ द वर्ड्स सजेस्ट द सेंस और मीनिंग, यानी कोई ध्वनि जो है वो कोई सेंस या भाव देता हो, वो ओनोमोटोपोइया कहलाता है। फॉर एग्जांपल, एंड मर्मरिंग ऑफ इननंबरेबल बीज, बीज मीन्स होता मधुमक्खियां, इन्हीं मधुमक्खियों का असंख्य, अननंबरेबल मीन्स असंख्य मधुमक्खियों का बनबनाना, तो ये जो भनभनाहट है ये साउंड है, ओनोमोटोपोइया है। इसी तरह से थंडरिंग ऑफ गन्स, थंडर माने गरजना, जो जब बंदूक चलते हैं तो जो उसकी आवाज होती, गोलियों की तड़तड़ाहट होती है, वो थंडर, वो गर्जन जो है ये आपका ध्वनि शो करता है। जहाँ ध्वनि शो करे, चिड़ियों का चहचहाना, चैटरिंग, ऐसे बीज का मर्मरिंग, थंडरिंग, बाद क्लाउड थंडरिंग, इस तरह से जो है जो साउंड आएगा वो ओनोमोटोपोइया कहा जाएगा। इस प्रकार से आपका फिगर्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होगा। थैंक यू।